चंबल नदी की अपनी यात्रा का आज अंतिम दिन है और कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो एक देखिए कि ये गोर्ज क्या होता है, महाखड्ड। एक फैक्ट है महाखड्ड। इंग्लिश में कहते हैं इसको गोर्ज। गोर्ज ये नदी द्वारा निर्मित एक भू आकृति है। एक जमीन का एक आकार है, एक टाइप की जमीन है, ये एक आकृति की ये जमीन है, भूमि है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। तो यहां चंबल नदी भी इस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। सारी नदियां नहीं करती इस प्रकार की आकृति का निर्माण, चंबल नदी करती है। अब ये होती क्या है, क्योंकि ये तो है नदी की घाटी, यानी ये नदी घाटी कहलाती है। घाटी का मतलब नदी का वह बीच वाला भाग, दोनों किनारों के बीच का जो भाग है जहां जिसमें होकर पानी प्रवाहित हो रहा है, उसे कहते हैं नदी घाटी। ये नदी घाटी, इसमें पानी बहता है। अब नदी घाटी जहां गोर्ज बनता है वहां स्थिति क्या होती है कि ये जो किनारों, दोनों तरफ के जो किनारे हैं, इनका ढाल तीव्र होगा। एकदम खड़े तो नहीं कर सकते, लेकिन खड़े टाइप के होते हैं, खड़े के समान होते हैं लगभग। और ये जो नदी की घाटी एक गहरी अधिक होती है, चौड़ाई कम होगी, नदी की चौड़ाई कम होगी और गहराई अधिक होगी। अभी जैसे आप बनास नदी देखते हैं तो इसकी क्या है कि चूंकि बनास नदी गोर्ज का निर्माण नहीं करती है, तो इसकी जो चौड़ाई वो ये घाटी की चौड़ाई चंबल नदी से भी अधिक है, ये वाली। जबकि चंबल नदी तो बड़ी नदी है बनास से, बनास तो उसकी सहायक नदी है, लेकिन चूंकि चंबल नदी जब गोर्ज बनाती है तो उसकी चौड़ाई बनास नदी से भी कम हो जाती है, और लेकिन उसकी गहराई अधिक होती है। अब यहां पर इसको समझो, ये घाटी हो गई। अब घाटी जब होती है ना, तो अगर गोर्ज बन रहा है तो क्या होगा, गोर्ज की स्थिति में क्या होगा, ये जो गोर्ज होता है इसमें ये नदी की घाटी इस प्रकार वी आकार की होती है, यानी वी आकार की घाटी। जब नदी की घाटी वी आकार की होती है तो उस आकृति को कहते हैं गोर्ज। गोर्ज का मतलब क्या हुआ, जब नदी की घाटी, ये देखिए आप, ये दोनों किनारे हैं, ये किनारा और ये भी किनारा, और ये ऐसे पानी प्रवाहित हो रहा नदी में ना, ये नदी घाटी है। तो दोनों किनारे आप देखिए किस प्रकार एकदम खड़े हैं। एक तो देखो किनारे ऐसे हो, जैसे बनास नदी है तो किनारा इस प्रकार होता है उसका। या चंबल नदी का भी जो बीड़ इलाके से गुजरती है तो इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है, ये चौड़ाई ज्यादा देखो। और ये जो किनारे हैं खड़े नहीं है, इनका ढाल बहुत तीव्र है, मतलब कम है, ढाल मंद है। एक तो ये स्थिति होती है, इसे गोर्ज नहीं कहेंगे। गोर्ज में क्या होता है, ढाल एकदम खड़े टाइप होते हैं और यानी तीव्र होते हैं, और गहरी अधिक होती है नदी, यानी नदी की गहराई अधिक होगी और चौड़ाई में उसकी चौड़ाई कम होती है। तो ये जो स्थिति बनती है पथरीले इलाकों में बनती है, यानी जहां चट्टानें होती है, तो चट्टानों की वजह से क्या है, नदी का फैलाव नहीं होता, यानी वो दोनों किनारों पर हर साल कटाव नहीं कर पाती, अपर्दन नहीं कर पाती। लेकिन जहां मुलायम मिट्टी होगी, पथरीली जमीन नहीं है, तो हर साल क्या होगा कि किनारे कटते जाएंगे। जैसे इस साल ये बना, अगले साल किनारा वहां तक पहुंच जाएगा, अगले साल बाढ़ आएगा, किनारा और कट जाएगा, अगले साल और कट जाएगा, अगले साल और कट जाएगा। ऐसे करके वो इस तरह किनारा चौड़ा होता जाता है अगर मुलायम मिट्टी है। लेकिन जब चट्टाने हैं दोनों तरफ कठोर, तो फिर क्या होगा, उस जमीन को नदी काट नहीं पाती, तो अंदर ही अंदर गहरी करेगी, साइडों में वो कटेगा नहीं। इसलिए
उसके ढाल खड़े होते जाते हैं और गहराई बढ़ती जाती है। तो आप समझ गए। अब चंबल नदी के मामले में क्या है कि आप यहां देख रहे हैं, यहां गांधी सागर बांध है, तो गांधी सागर बांध से 5-7 किलोमीटर पहले मध्य प्रदेश की तरफ मंदसौर जिले में से लेकर, यानी ये मानो आप यहां से लेकर यहां कोटा राजस्थान तक एक गोर्ज में बहती है। इस प्रकार की नदी घाटी का निर्माण करती है। यहां से यहां तक लगभग 110 से 120 किलोमीटर की जो ये लेंथ है, इसमें क्या करती है नदी, इस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। बाकी आगे चलेंगे, कोटा से आगे जैसे करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, उधर जो बीहड़ इलाका है वहां इस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। यानी वहां ढाल तीव्र नहीं है, किनारों के मंद ढाल है, और यहां ढाल तीव्र है, तेज ढाल है, खड़े के समान ढाल है। तो ये जो आकृति बन रही है चंबल नदी में, वो बन रही है यहां से लेकर, यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से लेकर राजस्थान के कोटा जिले, कोटा मुख्यालय तक मान लो आप, कोटा शहर तक, कोटा के थोड़ा सा आगे ही बस, फिर गोर्ज का निर्माण नहीं होता। फिर क्या होता है कि वो जो मुलायम मिट्टी, मुलायम भूमि प्रारंभ हो जाती है आगे दोनों तरफ, तो फिर नदी की चौड़ाई बढ़ती जाती है और उसके ढाल जो होते हैं उनकी तीव्रता भी कम होती जाती है। तो इस गोर्ज का निर्माण यहां चंबल नदी कर रही है। इस फैक्ट को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी नदी गोर्ज का निर्माण करती है। अब उसमें आपके जैसे बनास नदी दे दे, या मान लो गोदावरी नदी दे दे, कृष्णा नदी दे दे, कावेरी नदी दे दे। अब वैसे गोर्ज का निर्माण तो भारत में, उत्तर भारत में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां चट्टानी, हिमालय पर्वत में जो नदियां निकल रही है वहां भी चूंकि चट्टाने हैं, तो वो नदियां भी गोर्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी करती है, सतलुज नदी करती है, लेकिन राजस्थान में गोर्ज का निर्माण ये नदी कर रही है। समझिए। तो अब यहां पे याद रखेंगे चंबल नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से, यानी गांधी सागर बांध मान लो आप, जिले से कोटा तक महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में है इसका, या इसका जो ज्योग्राफिकल नाम है वो गोर्ज है, का निर्माण करती है। ये याद रखेंगे। अब आपको ये गोर्ज कैसा होता है जरा इसकी शक्ल दिखाते हैं। ये आपके सामने चंबल नदी की घाटी है, और जैसा आप देख रहे हैं ये घाटी इस प्रकार की है कि नदी की गहराई अधिक है और चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। दोनों किनारे खड़े हैं, ढाल बहुत ही तीव्र है, और इस प्रकार की नदी घाटी को वी आकार की घाटी कहते हैं, और ये वी आकार की घाटी ही गोर्ज कहलाती है, महाखड्ड कहलाती है, जिसका निर्माण ये चंबल नदी करती है अपने लगभग गांधी सागर बांध से लेकर कोटा बेराज तक के इलाके में। और यही नदी अगर आप आगे देखेंगे बीहड़ इलाके में, तो इस प्रकार उसकी न तो गहराई है और न ही उसके ढाल खड़े हैं। अब बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों की। सहायक नदी किसे कहते हैं ये समझ लो जरा। जैसे ये नदी जा रही है कोई, और इधर से क्या है कि इसमें ये नदी भी मिल गई है ना। अब ये ए नदी है और ये बी नदी है, यानी ए नदी इधर से आ रही है लेफ्ट साइड से, बी नदी इधर से राइट साइड से आ रही है, दोनों यहां मिल जाती है इस जगह। तो ये तो कहलाता संगम, इस स्थान को तो कहेंगे संगम। जहां तीन नदियां मिल रही होती, मान लो इधर से कोई और भी आ रही है, उधर से कोई तीसरी भी आ रही है, तो फिर उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, यानी जहां तीन नदियों का मिलन हो रहा है। अब दो नदियां मिल गई नहीं यहां, अब सहायक नदी को समझा रहा हूं मैं। तो अब यहां क्या होता है कि यानी दोनों नदियों का जो पानी है वो अब एक जलधारा के रूप में बह रहा है आगे।
तो अब इस जलधारा का नाम अपन क्या देते हैं, ए देते हैं या बी देते हैं? अगर मान लो आपने ए दे दिया यहां पर, तो फिर इस बी नदी को इस ए नदी की सहायक नदी कहेंगे। क्या कहा मैंने? दोनों जलधाराएं मिलने के बाद, ए और बी दो जलधाराएं थी, दोनों मिल गई, आगे बस एक जलधारा के रूप में बह रही है, एक नदी के रूप में बह रही है, उसको अपन ने नाम अगर दे दिया ए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो बी नदी है इस ए नदी की सहायक नदी है। ये जो ए नदी जा रही है इसकी सहायक नदी है, बी नदी है। मान लो आपने यहां ए न देकर उसको नाम दे दिया बी, तो फिर क्या होगा? हम कहेंगे कि ये जो ए नदी है इस बी नदी की सहायक नदी है। समझा? है ना? तो अब ये तो अगर बी नाम दे रहे हैं तो ये तो कहलाएगी ये नदी सहायक नदी और ये मुख्य नदी होती है, बी मुख्य नदी होती है। तो ये इस तरह सहायक नदी कहलाती है। अब चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, यानी किन किन नदियों का पानी चंबल में मिल रहा है? तो वैसे तो कई नदी नालों का पानी मिलता है, लेकिन जो मुख्य नदियां एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उन्हीं की बात करेंगे यहां। तो देखिए इधर हमने आपको पहले बताया था भैंसरोडगढ़ के निकट एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं ब्राह्मणी नदी। तो एक तो इधर से आई, ये ब्राह्मणी नदी आ गई, है ना, ये ब्राह्मणी नदी। ये तो ब्राह्मणी नदी हो गई। ये ब्राह्मणी नदी। और इसके बाद मैं बात कर रहा हूं या बाईं तरफ वाली नदियों की, जो लेफ्ट साइड में मिलेगी चंबल की सहायक नदियां। उसमें बाईं तरफ वाली सहायक नदियां जो बाईं तरफ से मिल रही है उनमें है जो मुख्य एक ब्राह्मणी, अच्छा भैंसरोडगढ़ के निकट मिलती है ये भैंसरोडगढ़ किला है, भैंसरोडगढ़ कस्बा है उसके पास मिलती है, ये हमने आपको पहले बता दिया था। अब आगे चलेंगे, बाईं तरफ जो और मुख्य नदी है वह है यहां मेज नदी। तो मेज नदी इधर से बूंदी से आ रही है और यहां पर ये मेज नदी मिल रही है। मेज, दूसरी है मेज नदी। इसको थोड़ा लाल से इसे दिखा देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये हो गई आपकी मेज नदी और ये आ रही है ब्राह्मणी नदी। मेज नदी। अच्छा आगे चलेंगे, फिर बाईं तरफ की बात कर रहे हैं अभी लेफ्ट साइड से। ये भी बूंदी जिले में मिलती है, बूंदी से आ रही है ये चित्तौड़गढ़ जिले में मिलती है। आगे फिर सवाई माधोपुर जिले में, यह ध्यान रखेंगे ये चित्तौड़गढ़ जिले में, पहले वैसे बता दिया गया है आपको, चित्तौड़गढ़ जिला। और इधर मेज नदी है बूंदी, एक्चुअली में बूंदी से ही आती है ये। और तीसरी है बनास। अब ये बनास नदी कहां मिलती जरा इसे देखेंगे, ये आ रही है आपके बनास।
ये बनास नदी, इधर से आ रही है ये बनास, तो ये हो गई आपके बनास। अच्छा, ये जो बनास नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को एक धाम का नाम दिया गया है, एक तीर्थ स्थल का नाम दिया गया है। वहां तीर्थ स्थल है भी सही, नाम की बात नहीं है। बहुत राजस्थान का प्रसिद्ध, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मीणा जो समुदाय है उनकी बड़ी आस्था है इसमें, और उस तीर्थ स्थल का नाम है रामेश्वर धाम। बनास कहां पर? अच्छा, इधर तो लिख देंगे आप सवाई माधोपुर जिला, और डीप में जाएं आप तो सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में रामेश्वर धाम, और इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। रामेश्वर धाम में बनास नदी और चंबल नदी का मिलन होता है, और इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि इधर मध्य प्रदेश से एक सीप नदी भी आती है। इधर से एक सीप नदी आ रही है। चलो इसे तो भी दिखा देते हैं। ये सीप नदी, ये मध्य प्रदेश से आ रही है, सीप नदी, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम। और ये हो गया आपके रामेश्वर धाम, ये रामेश्वर धाम। जैसे यहाँ राजस्थान की तरफ है ये ध्यान रखेंगे, चूंकि नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है। इट मींस नदी का आधा भाग राजस्थान में, आधा भाग मध्य प्रदेश में है। तो जो रामेश्वर धाम है वो राजस्थान वाली साइड में है, यानी लेफ्ट में पड़ेगा। कोटा से आप धौलपुर चलेंगे नदी के सारे तो बाईं तरफ रामेश्वर धाम है, और बनास नदी भी वहीं मिल रही है। तो अब यहां पर रामेश्वर धाम की बात करें तो ये है आपके रामेश्वर धाम। आपका यहाँ रामेश्वर धाम में स्वागत है। सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में स्थित रामेश्वर धाम नामक स्थान पर बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं बनास नदी, ये जो सूखी है, ये सामने एकदम बनास नदी दिखाई दे रही है, अभी पानी नहीं है इसमें। और इधर ये जो आप पानी देख रहे हैं ये चंबल नदी है, और इस चंबल नदी में सामने घड़ियाल महाशय भी आराम फरमा रहे हैं। और ये स्थल है चंबल और बनास नदी के मिलन का, इसे ही रामेश्वर धाम कहते हैं। जो भी मंदिर आपने देखा, इन दोनों नदियों के मिलन स्थल के पास ही ये मंदिर बना हुआ है। इसके सामने मध्य प्रदेश पड़ता है, वो जो सामने ज़मीन दिख रही है आपको वो मध्य प्रदेश है। नदी के पानी के उस तरफ वो मध्य प्रदेश है, और उधर से सीप नदी आ रही है, लेकिन सीप नदी यहाँ से दिखा नहीं पाएंगे टेक्निकल कारण से हम। वैसे उसका अस्तित्व लगभग समाप्त होने के कगार पे है। तो ये आपके चंबल और बनास नदी का संगम स्थल। अब बात करते हैं इस नदी की, उन सहायक नदियों की जो दाई तरफ से मिलती है। तो अच्छा, वैसे आप इसमें समझ गए ना, ये चंबल की सहायक नदियां क्यों कहलाई? सभी बाईं तरफ वाली, एक तो बाईं साइड से मिल रही है इसलिए बाईं तरफ की सहायक क्यों कहलाई? क्योंकि जैसे ब्राह्मणी नदी है, पेसरोटगढ़ के निकट चंबल नदी और इसका मिलन होता है, तो ये दो धाराएं मिलकर, एक धारा ये, एक धारा ये दोनों धाराएं मिलकर एक जलधारा बन जाती है। और वो नवीन जो जलधारा बनती है उसका नाम होता है चंबल, उसका ब्राह्मणी नहीं होता है। अगर ब्राह्मणी होता तो हम फिर आगे इस नदी को ब्राह्मणी कहते हैं। यहाँ
ब्राह्मणी होता है तो इसको ब्राह्मणी, मुख्य नदी को ब्राह्मणी नदी कहते हैं, और इसको चंबल को क्या कहते हैं, सहायक नदी ब्राह्मणी की। अगर आगे नाम दोनों के मिलन स्थल से आगे नाम ब्राह्मणी होता तो फिर ये चंबल तो कहलाती सहायक नदी और ब्राह्मणी कहलाती है मुख्य नदी। इसी तरह जैसे मेज में है, मेज सहायक नदी क्यों बनी कि मेज का और इसका जो मिलन स्थल है उससे आगे ये धारा वापस चंबल ही कहलाती है, इसलिए मेज नदी भी इसकी सहायक नदी कहलाएगी। ये स्थिति बनास की है। बनास नदी का मिलन स्थल रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम से आगे भी इसका नाम चंबल ही इसलिए, यानी बनास क्या हुई, सहायक नदी हुई। बनास का नाम यहां खत्म हो गया, इसका अस्तित्व यहां समाप्त हो जाता है, तो इसलिए सहायक नदियां कहलाई। चूंकि बाई तरफ से है तो ये बाई तरफ से मिलने वाली नदियां कहलाई। और इनकी जो और नदियां हैं जैसे सहायक नदियां हैं, इनकी भी सहायक है, जैसे बनास की मोरेल है, खारी है, कोठारी है, ये सब नदियां क्या है, हम अलग से जब राजस्थान का नदी तंत्र या अफवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें फिर पूरी ही संरचना आपको नक्शे में दिखाएंगे, कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। बनास की भी कई सहायक नदियां हैं, उसकी भी फिर कई सहायक नदियां हैं। अच्छा, अब दाईं तरफ वाली जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम राइट साइड, तो इसमें आप चलेंगे, यहां काली सिंध नदी, एक काली सिंध नदी है, ये काली सिंध, और काली सिंध हाड़ौती की एक प्रमुख नदी है। और काली सिंध नदी भी इसमें कोटा जिले में इस बनास नदी से, इससे चंबल नदी से मिलती है। इट मींस ये भी इसकी एक सहायक नदी हो गई। और अब जो परवन नदी है वो इस काली सिंध नदी की सहायक नदी है। जैसे यहां परवन है तो ये परवन नदी है। अब अलग से आपको क्या है कि अफवाह तंत्र के समय इनके बारे में और बताएंगे, अभी आप समझ लें। मैंने ये परवन नदी है, परवन नदी और काली सिंध नदी दोनों ही मिलकर फिर आगे काली सिंध कहलाती है। तो ये काली सिंध इसकी सहायक नदी हुई चंबल की, और परवन नदी उपसहायक हुई, सब ट्राइब्यूटरी। तो यहां पे समझ गए आप, काली सिंध नदी है। कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि परवन जो मुख्य सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी नहीं है, वो उपसहायक नदी है। मुख्य सहायक नदी तो काली सिंध ही है, समझ गए। ये परवन नदी, काली सिंध नदी, कोटा जिले में इनका मिलन होता है। आगे चलेंगे। अच्छा, एक ये केशवराय पाटन के बारे में आप फैक्ट लिख दीजिए। केशवराय पाटन वह स्थान है जहां चंबल की सर्वाधिक गहराई है। जनापाव पहाड़ी से लेकर इटावा तक 966 किलोमीटर की दूरी में अगर सबसे ज्यादा कहीं गहरी है ये नदी तो वो स्थल है केशवराय पाटन, बूंदी जिले में। चंबल की सर्वाधिक गहराई कहां है? केशवराय पाटन, केशवराय पाटन बूंदी, बूंदी जिले में है ये। तो ये याद रखेंगे। चंबल की सबसे ज्यादा गहराई, यहां से जनापाव से लेकर आप यमुना नदी में इसके संगम स्थल तक जाएंगे तो सबसे ज्यादा गहरी अगर कहीं है तो इस केशवराय पाटन में। अच्छा, अब चलेंगे हम दाईं तरफ वाली इसकी सहायक नदियों के। तो यहां दाईं तरफ से ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम राइट साइड, दाईं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी है? काली सिंध, और काली सिंध नदी कोटा जिले में मिलती है। कोटा जिले में। और इसकी परवन इसकी सहायक नदी है। आगे चलेंगे, यहां फिर एक प्रमुख नदी आती है हाड़ौती की, पार्वती नदी। ये भी दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है। ये भी कोटा जिले में ही मिलती है।
तो नंबर 2 पे है पार्वती और ये कोटा जिले में। कोटा जिले में मिल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये पार्वती नदी यहां मिल रही है कोटा जिले में। आगे आपके सीप नदी आएगी, दाईं तरफ मध्य प्रदेश से मिल रही। बाकी मध्य प्रदेश से वो नदी आती है, लेकिन उनसे अपने को यहाँ ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछेंगे तो इन नदियों के बारे में जो राजस्थान में प्रवाहित हो रही है सहायक नदियां, उनके बारे में पूछेंगे। वो चूंकि मध्य प्रदेश में प्रवाहित है, सीप नदी के बारे में इसलिए बताया गया आपका, चूंकि यहाँ रामेश्वर धाम बन रहा है, तो त्रिवेणी संगम होने के कारण उसको बताया गया। अब आगे चलेंगे, ये तो होगी आपकी दाईं तरफ की मुख्य नदियां। यहां इसकी यात्रा अब समाप्त होने जा रही है और बहुत जल्दी इसका स्थल आ रहा है। अब ये नदी क्या होता है, ये धौलपुर जिला है, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश राजस्थान यहाँ की सीमा बनाते हुए अब नदी इधर राइट यानी इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है। पहले दक्षिण से उत्तर थी और भारत की दक्षिण से उत्तर दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पूरे भारत में। तो अब इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है धौलपुर से आगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये आ रही इधर यमुना नदी दिल्ली से, आगरा से। आगे फिर इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो स्थल है संगम स्थल, इसका क्या नाम है, भरे। क्या नाम है इसका, भरे। जिला इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, उसका एक गांव रेवेन्यू विलेज है भरे। इस भरे नामक स्थान पर ये हो गई आपके यमुना, ये चंबल आई और ये संगम है। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा पचनदा। पचनदा यहां नहीं है, थोड़ा आगे पड़ता है पचनदा। यहां भी और 2 नदियां मिलेगी, उस जगह को कहते हैं पचनदा। इसको तो बरे ही कहेंगे। तो एकदम क्लियर रहे, यहां पर बरे है इस जगह का नाम, और जिला इटावा है उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश में यहां पर इस स्थल पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बना रही है नदी, यहीं से बस सीमा तो यहां खत्म हो गई। फिर आगे क्या होगा कि पूरा ही उत्तर प्रदेश आ जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि यमुना और चंबल का संगम निम्नलिखित में से कहां स्थित है, उसमें गंगा और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सीमा, या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, तो आंसर आएगा उसमें उत्तर प्रदेश। ये स्थल पूर्णतया उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी यहां नदी आधी आधी बटी हुई नहीं है, यहां पूरी की पूरी यूपी में ही है। तो ये याद रखेंगे, यहां पर ये समाप्त हो जाती है। और ये कैसा दिखाई देता है जरा आपको दिखाते हैं। आप सभी का यहाँ भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्वागत है। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरे नामक स्थान पर आपको यमुना और चंबल नदी के संगम का दर्शन करा रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं एकदम वह चंबल नदी है, और ये जो पानी बह रहा है ये पानी यमुना नदी का है। यानी ये यमुना नदी पानी वाली, और जो सामने सूखी दिखाई दे रही है आपको इधर से, ये सूखी नदी यहाँ ये वाली, ये है चंबल नदी। तो यहाँ पर अभी इस वक्त चंबल नदी से कोई पानी की आवक नहीं हो रही है, यमुना नदी में पानी बहुत कम आ रहा है। तो आप समझ गए ये संगम से, इसको भरे के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहां पर विंध्याचल पर्वतमाला की गर्म जल का मिलन हिमालय पर्वतमाला के शीतल जल से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलकर यहाँ पहुंची है, और आगे ये दोनों जलधाराएं यमुना नदी के रूप में प्रयागराज तक जाएंगी और वहां गंगा मैया में विलीन हो जाएगी, जो आगे बंगाल की खाड़ी के जल का हिस्सा बनेगी। और चंबल नदी जो अब तक कई नदियों को अपनी सहायक नदियां बनाती आई है, वह खुद ही यहाँ पर
एक सहायक नदी बन गई है और इस बार वह बनी है यमुना नदी की। यमुना नदी में जितनी नदियां मिलती है उनमें सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। यानी यमुना नदी की जितनी सहायक नदियां हैं उन सभी में नंबर 1 स्थान चंबल नदी का है। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। चंबल नदी को एक खिताब और मिला हुआ है, ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। यानी सबसे कम प्रदूषण भारत में इस नदी में पाया जाता है। अब भरे नामक इस स्थान पर हमारी आंखें भी भर आई है, क्योंकि अब चंबल नदी को विदा करने का समय आ गया है और चंबल घाटी दर्शन का हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। गुड बाय चंबल नदी, फिर मिलेंगे।